तो मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं आज, नया चैप्टर है ये आपका। तो ये आपका वैसे फोर्थ चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर रहेगा। आईएससी की बुक में थोड़ा सा अलग रहता है, उनके चैप्टर्स आपको पता अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल हम वैसे फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। ये दो पार्ट में मेजरली टूटा होगा, टू पार्ट्स में, ठीक है। एक में हम इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, तो हम ड्यू टू करंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिज्म आ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में हम फोर्स पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितने फोर्स मार रहा है, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म भी आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो मेजरली दो पार्ट में है। एक में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट में। कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग तरह की वायर्स होगी, कभी स्ट्रेट वायर, कभी सर्कुलर वायर। तो उसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। तो पहले पार्ट में हम निकालेंगे ये। फिर दूसरे पार्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया, अब कोई पार्टिकल वहाँ पर रख रहे तो फोर्स कितना होगा वहाँ पर, या अलग अलग चीज़ें हम निकालेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट। तो इस चैप्टर में हम पहला पार्ट यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। तो बेसिकली इफ आई एम हैविंग अ करंट कैरिंग वायर, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है इसमें। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया ये सब आपको पता होगा ना। लोड स्टोन था एक, ग्रीक में एक थी, वहाँ पर आपको लोड स्टोन मिला था सबसे पहले। तो वहाँ से मैग्नेट का आपका जन्म हुआ है ना। वहीं से आपके मैग्नेट की सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है। तो इस बातों में हम जाते नहीं हैं ज़्यादा डीप में, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स है सारे। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड देती है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ। अब कोई करंट कैरिंग वायर हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड देती है, कैसे देती है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो। अब आपके पास ना सबसे पहले ये साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने आपका ये डिफाइन किया था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म देती है। आपको नाम पता है किसी साइंटिस्ट का जिसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, याद है? ऑरस्टेड याद आ रहा है? ऑरस्टेड वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बात की थी करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ही वॉज द वन। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले बात की थी कि करंट कैरिंग वायर क्या करती है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इधर देखो। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखते हैं कि ये कैसे निकाला गया होगा, क्या किया गया होगा इसमें। तो सबसे पहले वर्जन यही देखते हैं क्या किया गया होगा, ठीक है। तो मैं लेट अस सपोज हमारे पास एक वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है। आई हैव टेकन अ वायर जिसमें क्या है, आई करंट बह रहा है नीचे से ऊपर। ये वायर का ए एंड मान लो, ये वायर का बी एंड मान लो। तो ए टू बी करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट पी मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो एक क्यू चार्ज रखा है। क्या रखा है? क्यू चार्ज, कुछ भी मान लो, पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो मैं आपको जनरलाइज वे में बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करा कैसे गया होगा, क्या या क्या किया था, कैसे उनको पता चला और स्टेट को कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। तो कैसे आपने इसको बिलीव कर लिया या कैसे निकाला गया होगा स्टार्टिंग में, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मैंने एक ए टू बी में करंट जा रहा है, ठीक है। ए टू बी में करंट जा रहा है और मैंने पी पॉइंट ले लिया प्लस क्यू चार्ज का, ठीक है। और आपका क्या है, आपको ये पता है कि इस कंडक्टर में ना अगर करंट जा रहा है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, जो कि है ही, इसका टोटल चार्ज कितना होगा बेसिकली? टोटल चार्ज ये बेसिकली न्यूट्रल होगी, ये न्यूट्रल बॉडी है। नेट चार्ज जीरो होगा ना इसमें, नेट चार्ज। बेसिकली टोटल चार्ज का मतलब है नेट चार्ज जीरो होगा, न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव, जितने इसके पॉजिटिव है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव है।
इसका नेट चार्ज क्या होने वाला है, 0। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्टिकल रखता हूँ, ये पार्टिकल रेस्ट में है, आप मानो अभी ये पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है, दिस पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो इस कंडक्टर के कारण इस पे ना कोई फोर्स नहीं लगता है, रेस्ट में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स। जब मैंने ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को रखा है, तो रेस्ट में जब पार्टिकल रखा है इस कंडक्टर के पास में रखा है, लेट अस सपोज इस कंडक्टर से ये पार्टिकल r वेक्टर दूरी पे है, r डिस्टेंस दूरी पे है, तो मैं इस पार्टिकल को रेस्ट पोजीशन में रखा है, तो देयर इज नो फोर्स ड्यू टू दिस वायर, दिस करंट कैरिंग वायर, इसमें चार्जेस होंगे तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे देता हूं, मान लो मैंने वेलोसिटी दे दी, कुछ पर्टिकुलर v वेलोसिटी दे दी, सडनली क्या हो गया, इसमें फोर्स एक्सर्ट हुआ, एक फोर्स एक्सर्ट हुआ। अब हुआ क्या, आप समझो जरा इस बात को, जब ये पार्टिकल रेस्ट में था, ये चार्ज पार्टिकल, तो इस वायर के कारण जिसमें करंट बह रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा, और जब पार्टिकल को मैंने मोशन में लाया, वेलोसिटी दी v, तो आई एम गेटिंग अ फोर्स ऑन द पार्टिकल। इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, दो कंक्लूजन आप बहुत अच्छे से इससे निकाल सकते हो। पहला कंक्लूजन क्या, कि देखो अगर पार्टिकल रेस्ट में है और उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स, नो फोर्स, पार्टिकल रेस्ट में, नो फोर्स एक्सर्टेड, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और मोशन में फोर्स लग रहा है, जब मोशन आ रहा है, मोशन में फोर्स है, मोशन में फोर्स एक्सर्टेड, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब भाई उस साइंटिस्ट को बात करनी थी कि ये फोर्स कौन सा होगा, भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स है, क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स है, बहुत तरह के फोर्सेस थे ना उस समय हमारे पास, कोई से कौन सा हो सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी अब हमने पढ़ा है, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, उसको क्या पता कौन सा फोर्स लगा, या ये ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, इट कैन बी एनी फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशन तो रेस्ट में भी लगेगा, मोशन में भी लगेगा, पार्टिकल में, ये मास डिपेंडेंट होता है, इट इज अ मास डिपेंडेंट, ठीक है, मास डिपेंडेंट होता है ये, तो आपका रेस्ट में भी लगना चाहिए, मोशन में, पर उसने ऑब्जर्व क्या किया, रेस्ट में जब पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ग्रेविटेशन तो हो नहीं सकता। सेम गोज विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेस्ट में भी लगता है, ये मोशन में भी लगता है, रेस्ट और मोशन दोनों में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो पार्टिकल में रेस्ट में तो लग नहीं रहा, मोशन में लग रहा है, तो ये फोर्स भी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैसे पता कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो उन्होंने क्या किया ऑरस्टेड ने यहाँ पर एक कंपास रखा, इसके बदले अब कंपास रखा, कंपास की नीडल है, तो आपको पता है कि कंपास तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपास तो आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब इन्होंने कंपास रखा, ये यहाँ पर जब करंट कैरिंग वायर के सामने कंपास रखा, तो ये डिफ्लेक्ट मारा, इधर मारा या उधर मारा, डिफ्लेक्शन, पर ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये कंपास क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन आई कंपास में, और इसीलिए ये कंक्लूजन आया कि दिस फोर्स हैड टू बी अ मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फोर्स, और यही से हम कंक्लूजन बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। बात आई समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक कंपोनेंट है, अगर एक एग्जिस्ट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे ईएम वेव्स होती है, ईएम वेव्स आपने पढ़ी नहीं है अभी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पे 12th में चैप्टर भी आएगा आगे। तो ईएम वेव्स क्या है, जैसे लाइट आ रही है ना, सनलाइट, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिसिटी ही मैग्नेटिज्म को जन्म देती है, या वाइस वर्सा, आप मैग्नेटिज्म दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलती है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को जन्म देती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देता है, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोपोगेट करती है। तो ये लाइट जो सनलाइट आ रही है ना, इट इज़ अ ईएम वेव्स, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। तो ये ऑरस्टेड ने सबसे पहले निकाला था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो आपको ये हल्का सा समझ में आया कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रैक्टिकल वर्जन है ये प्रैक्टिकल वर्जन है। बाकी जो अभी बुक्स में आपका डायग्राम होगा उसको तो हम देखेंगे ही,
ये प्रैक्टिकलिटी में जो उसने किया था, उन्होंने सोचा होगा स्टार्टिंग में, कुछ कुछ तो किया गया होगा ना एक्सपेरिमेंट, कैसे आ गया दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ये दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर इट। तो एक बैटरी है, बैटरी लगा रखी है, ठीक है, दिस इज योर बैटरी। यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये रिवर्स कर दी हमने बैटरी, यहाँ से करंट आ रहा है। दोनों केस पढ़ रहे हैं कि अगर करंट चेंज हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होगी, ये कंपास रखा हुआ है नीचे, ये कंपास बना रखा है, ठीक है। ये ओरिजिनल पोजीशन है जो सॉलिड लाइन है, दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन। ये डॉटेड लाइन क्या है आपकी, जो घूम गया कंपास, जब करंट पास होगा तो कंपास घूम जाएगा, तो ये आपकी पोजीशन है। बना दो डायग्राम। चलो अब अगर हम इसको देखेंगे, और स्टेट एक्सपेरिमेंट बड़ा इजी सा है, तो इसके हमें दिख रहा है कि एक करंट कैरिंग एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, जैसे मैंने कहा। तो अगर एक करंट जा रहा है ऐसे, ये करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने डिफ्लेक्शन देखी कि ऊपर हो रही है, डिफ्लेक्शन ऊपर हो रही है, ऐसे घूम रहा है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, ऐसे जा रहा है जब करंट, ऐसे, तो डिफ्लेक्शन ऐसे हो रही है, ये ऐसे घूम रहा है। तो पहली बात तो डिफ्लेक्शन हो रही है जब हम करंट कैरिंग वायर के सामने या नज़दीक में कोई कंपास रख रहे हैं, दिस इज योर कंपास, कोई कंपास रख रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं, तो उस पर डिफ्लेक्शन आ रही है। तो पहले तो ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का प्रूव है कि भाई आपके करंट कैरिंग वायर के सामने कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तभी तो आपका मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दे रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आती है कंपास अलग अलग डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा है। एक बार करंट अगर हमारा यहाँ से या साउथ से नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन अलग आ रही है, अगर नॉर्थ से साउथ है करंट तो डिफ्लेक्शन कुछ अलग आ रही है। तो इसका कुछ रूल्स होना चाहिए, उन्होंने अपना एक रूल्स भी दिया है और स्टेट ने अपना एक रूल भी दिया है, उस रूल को हम लिख लेंगे। तो पहले समझ लेते हैं रूल क्या है। उनको इन्होंने एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहा है, एम्पियर एम्पियर स्विमिंग एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं इसको। ये क्या मानते हैं, आप ये मानो कि आप क्या कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, ऐसे स्विम कर रहे हो कि करंट आपकी टेल से आपकी हेड में जाएगा। तो आपको स्विम कैसे करना है, जैसे पहले सर्किट की बात करते हैं, ये पहला सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है। तो पहले सर्किट में कैसे स्विम करूंगा, इधर साउथ से नॉर्थ, कि करंट मेरे टेल से, दिस इज योर टेल और दिस इज योर हेड, मतलब आपका टेल क्या है, योर लेग, लेग इज योर टेल, कि करंट आपकी लेग से आपके हेड से होते हुए निकले। तो आपको ऐसे ही तैरना पड़ेगा। तो स्विम करने की कंडीशन ऐसी है कि ऐसे स्विम करो कि जिस भी कंडक्टर में आप स्विम कर रहे हो करंट आपकी लेग से एंटर करे, आपके हेड से लीव करे। तो आप ऐसे स्विम करो, तो टेल टू हेड निकलना चाहिए, टेल इज योर लेग। तो वो कहते हैं कि तब अगर आपने मैग्नेटिक कंपास सामने रखा है उसके वायर के, तो जिधर आप स्विम कर रहे हो, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड जिधर है, इस केस में लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा ऐसे, तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड है कंपास का नॉर्थ पोल वही डिफ्लेक्ट होगा। तो कंपास का नॉर्थ पोल ये है, तो जिधर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है, तो कंपास का लेफ्ट, ये डिफ्लेक्शन का है लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला एंड नीचे आएगा ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो पहले ऐसे स्विम करो, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, ऐसे स्विम करो कि करंट आपके लेग से होते हुए हेड में निकले। तो इस बार आपका हेड इधर होगा और आपका लेग, दैट इज योर टेल, इधर होगी। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इधर, इस बार इधर की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड इधर आएगा। जिधर आपका लेफ्ट हैंड है कंपास उधर की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ पोल उधर की तरफ मूव करेगा जिधर लेफ्ट हैंड है, तो नॉर्थ पोल इस बार नीचे की तरफ, इधर की तरफ जाएगा। तो ये साउथ पोल ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस बार ये क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है कंपास, और इस केस में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। तो इसने एरोस्टेट ने एक्सपेरिमेंट बता दिए कि भैया आपका करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है भाई, सही बात है, देता है। तो हमें पता चल गया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, अब हम मेज़र कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। बात आ रही है समझ में। हमें इतना पता चल गया कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब निकाल रहे कितना प्रोड्यूस होता है, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं।
तो सबसे पहले जो जिस साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात की है वो है बायोट सर्वट, बायोट सर्वट्स लॉ। क्या है बायोट सर्वट्स लॉ? तो ये साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, बायोट सर्वट लॉ, बायोट सर्वट साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक लॉ दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर से कितना होगा आर डिस्टेंस में। तो अगेन एक वायर ले लेते हैं पहले, तो एक वायर ले ली जिसमें आई करंट बह रहा है, सपोज कैपिटल आई करंट बह रहा है। किसी पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पी पॉइंट है मान लेते हैं। पी पॉइंट कितना दूर है, आर वेक्टर दूर है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इस वायर से कितने एंगल पे दूर है, थीटा एंगल। मान लो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। व्हाट आई नीड टू फाइंड इज, मुझे इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायोट सर्वट लॉ ने क्या दिया है, क्या लॉ दिया है, किसी करंट कैरिंग वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस में विद हैविंग सम एंगल थीटा। जो पॉइंट पी है वो वायर से थीटा एंगल बना रहा है, वायर में आई करंट बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में बात करिए, ठीक है। उसके बारे में एक लॉ दिया है। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका सिंबल बी होता है, अगर आपको पता नहीं है। बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो बी इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट का सिंबल आई होता है, फोर्स का सिंबल एफ होता है, चार्ज का सिंबल क्यू होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपिटल ई होता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल कैपिटल बी होता है, ठीक है, जो कि मैंने बी मानी, ठीक है। आपका मैं क्या कर रहा हूँ, वायर की लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। एल क्या है, एल मान लेते हैं लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ मान लेते हैं एल। आई क्या है, करंट इन द वायर, आई क्या है, करंट इन द वायर, ठीक है, करंट इन द वायर, करंट इन द वायर। और आपका आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर। दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टेकन इन द डायग्राम। हमने इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात किया, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैं एक पूरी लेंथ कितनी है वायर की, पूरी लेंथ, वायर की पूरी लेंथ है कैपिटल एल, ये स्मॉल एल। हमने स्मॉल एल ले रखी तो स्मॉल एल ले लो, ये पूरी लेंथ है वायर की। मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक वायर का छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं रेड रंग का बनाया डी एल। ये वायर का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, डी एल लेंथ का एलिमेंट ले लिया। पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, वो निकालूंगा डी एल लेंथ के लिए। फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ बाउंड्री कंडीशंस के लिए। यू गॉट माई पॉइंट। मैं छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ डी एल लेंथ के लिए, और उसके बाद मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं डी एल लेंथ के लिए पहले क्या निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका बायोट सर्वट ने कहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट में, डी एल लेंथ की वायर, आई आई करंट बह रहा है, थीटा इज द एंगल एंड आर इज द रेडियस, वो कितना होगा। तो हम मानेंगे डी बी, क्योंकि डी एल लेंथ लिए तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा डी बी। डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, पहला पार्ट, अकॉर्डिंग टू बायोट्स लॉ। यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बायोट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट्स लॉ डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आई होगा। डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल लेंथ जो आपने ले रखी है वो होगा। डी बी प्रोपोर्शनल टू जो एंगल आ रहा है वो साइन थीटा का एंगल होगा, तीसरा पॉइंट। एंड डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होगा, जो आपने रेडियस लिया उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। इन चारों को अगर हम कंबाइन करेंगे आफ्टर
combining above equations we get, अगर हम ऊपर की इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, ठीक है, अबव इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जो डी बी है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी है, उन सब इन सब चीज़ों को कंबाइन कर दो तो ये आ जाएगा आपका आई डी एल साइन थीटा, ये प्रोपोर्शनल रहेगा, भी इक्वल टू मत लगाओ, प्रोपोर्शनल अपॉन आर स्क्वायर। तो यही होगा, अगर मैं पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा तो बायोट सर्वर लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज प्रोपोर्शनल टू करंट, it is proportional to dl element or you can say length of the wire, is also proportional to sin theta and is inversely proportional to radius का square। radius कहाँ से है, इस वाले हमारे लाइन चार्ज से, ये लाइन जो हमारा कंडक्टर है इससे हमारी रेडियस r जो हमने ले रखी है, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो डी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा k आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये के यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब के की वैल्यू है कुछ रख देते हैं, तो जैसे आपको कुछ कूलाम्स फोर्स में याद आ रहा होगा, क्या था वहाँ पर के था, वहाँ पर के क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर के की वैल्यू है, के की वैल्यू है यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये के का वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के इज द कांस्टेंट। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट क्या है, जैसे वहाँ पर था एप्सिलॉन नॉट, क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते थे। इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वो था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ फ्री स्पेस, ऑब्वियसली ऑफ फ्री स्पेस। नॉट है तो आपको पता है नॉट हम फिजिक्स में किस लिए यूज करते हैं, स्पेस या वैक्यूम के लिए, दोनों को एक ही मान के चलते हैं। तो एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू नॉट। ऑब्वियसली म्यू नॉट की कुछ वैल्यू होगी, तो अगर म्यू नॉट की परमानेंट वैल्यू देखेंगे वो कितनी आती है, 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷। इसकी मैं यूनिट लिख देता हूँ, वेबर एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। अगर टेस्ला के फॉर्म में लिखूंगा तो टेस्ला होता है, टेस्ला और वेबर का रिलेशन भी बता दूंगा अभी, टेस्ला के फॉर्म में भी लिख लेते हैं इसको, टेस्ला के फॉर्म में लिख लूँगा तो टेस्ला, ठीक है, एम्पियर इनवर्स मीटर,